इसका मतलब है कि नॉन वायलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। दूसरी बात है, और यहां पे क्या होगा पैसिव रेजिस्टेंस में, वी वांट टू डिफीट आवर अपोनेंट, हम अपने प्रतिपक्षी को हराना ही चाहते हैं। वी वांट टू डिफीट। अब देखिए क्रिकेट मैच में होता है, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस। पाकिस्तान हमें हराना चाहता है, हम पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। सिर्फ हमेशा अपोनेंट को, प्रतिपक्षी को हटाना चाहते हैं, एंड व्हेन दे आर आल्सो विलिंग टू हार्म द अपोनेंट, ये प्रतिपक्षी का नुकसान भी करना चाहते हैं। कि जाओ तुमने हमसे झगड़ा किया है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाए, ऐसी सी बातें हम कर देते हैं। अब देखिए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन सत्याग्रह। और आप जानते हैं सत्याग्रह के दो मैकेनिज्म है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सारे सत्याग्रह के तरीके थे। गांधीयन सत्याग्रह कैसा है, एक बात में समानता है, पीसफुल अपोजिशन। एक बात में समानता है, शांतिपूर्ण विरोध होगा, इट इज ऑल्सो पीसफुल प्रोटेस्ट। उसके बाद फिर अंतर आ जाएगा, गांधी नेबर बिलीव इन वायलेंस, नेबर, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो गांधी बिलीव इन लव एंड नॉन वायलेंस। मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि आप हिंसा कर देंगे, दूसरे का नुकसान कर देंगे। तीसरी बात है, इसमें अपोनेंट और प्रतिपक्षी को हराने की बात नहीं है, विक्ट्री ऑफ ट्रुथ, इसमें सत्य का विजय होना चाहिए। इसमें विक्ट्री ऑफ ट्रुथ है, पक्ष विपक्षी बात नहीं है। पक्षी बात विपक्षी बात इससे तो मुद्दा ही नहीं है। और तीसरा है, इसमें प्रतिपक्षी के भलाई की कल्पना की जाती है और उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बोथ रियलाइजेस दैट कि दे हैव कमिटेड सम रॉन्ग। इसे यहाँ क्या है, इसमें वेलबींग ऑफ अपोनेंट, इसमें प्रतिपक्षी की भी भलाई कल्पना की जाती है। इसलिए कुल मिलाकर कहा जाए, सत्याग्रह इज मोर मॉरल एंड स्पिरिचुअल, ये नैतिक है, आध्यात्मिक है, जो गांधी का मूल आधार है। जबकि ये पैसिव रेजिस्टेंस कैट्स पॉलिटिकल, ये मूलतः राजनीतिक है। जबकि सत्याग्रह का प्रयोग भी राजनीतिक हुआ, सत्याग्रह का प्रयोग राजनीतिक हुआ, लेकिन राजनीतिक होने के साथ ये ज्यादा व्यापक है। इस वजह से गांधी ने थोरो से अपनी बात तो ली, लेकिन उसको मॉडिफाइड कर दिया। और आप याद रखिए गांधी का सत्याग्रह, और गांधी क्यों, देखिए गांधी क्यों कानून का विरोध करते थे, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी ने कहा देखिए ये पूरी प्रकृति ईश्वर के द्वारा निर्मित है। जो बात ध्यान रखने की है, ये बात स्पष्ट है। अब जब हम ये कहें गांधी सत्याग्रह की बात क्यों करते थे, कानून के विरोध की बात क्यों करते थे, गांधी का विचार था कि पूरी प्रकृति ईश्वर के द्वारा निर्मित है, और पूरी प्रकृति चल कैसे रही है, ईश्वर के द्वारा। इसे आप याद रखिए, मानव निर्मित विधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है या ईश्वरीय नियम। कई बार मानव निर्मित विधियां अनैतिक हो सकती हैं, और अंग्रेजों की विधियां तो अनैतिक थी। इसलिए आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड के बाद, रोलेट एक्ट के बाद, महात्मा गांधी ने कहा वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज विच आर मॉरली नॉट जस्टिफाइड, जो नैतिक रूप में गलत है, त्रुटिपूर्ण है, उसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। हम इसलिए आपकी बात नहीं मान लेंगे कि आप शक्तिशाली हैं और आप शासन में हैं और आपने बना दिया है कोई कानून। इस वजह से गांधी ने पूरा आधार यही बनाया, पूरा आधार यही बनाया। जो बात ध्यान में रखने की है
किसी कानून का विरोध करना, केवल किसी कानून का विरोध करना मात्र सत्याग्रह नहीं है। अगर किसी कानून की अवहेलना करना सत्याग्रह होता, कई बार हम कानून की अवहेलना, जैसे बिना टिकट के ट्रेन में चलना, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, ये सत्याग्रह है। बिजली की चोरी कर लेना, कानून की अवहेलना करें, सत्याग्रह है। सत्याग्रह शुड बी इन द वेलबींग ऑफ एंटायर कम्युनिटी, पूरे समुदाय की भलाई के लिए होना चाहिए, अपनी भलाई के लिए नहीं। और गांधी ने तो समाज की भलाई के लिए अपने का ही परित्याग कर दिया, अपने परिवार को भी बलिदान ही कर दिया। गांधी ने अपने परिवार को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उनके बेटे जो हरिराम थे, गांधी से बहुत गुस्सा थे। गांधी, बाबा तुम चाहते तो हमारी इतनी अच्छी नौकरी लगवा देते, तुमने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। उनका बेटा ही शराब वगैरह पीने लगा, जिसे गांधी इतने बड़े विरोधी थे। गांधी, सच पूछिए, सत्य के मार्ग से विचरे। और लोग कहते हैं भगत सिंह क्यों नहीं बचाए? उन्होंने सिद्धांतों खातिर अपने परिवार और बेटे तक की चिंता नहीं की, तो वैसा व्यक्ति दूसरे को कैसे बचा सकता था? इसे एक जॉन बंड्यूरा पश्चिमी विचारक ने गांधी के बारे में लिखा, गांधी बहुत हिंसात्मक व्यक्ति थे, अपने ऊपर हिंसा करते थे वो, दूसरे पर नहीं। अनशन पे बैठ गए, व्रत पे बैठ गए, मतलब शरीर पे हिंसा ही तो कर रहे हैं। लेकिन जॉन बेंडूरा शायद गांधी को माप नहीं पाए कि गांधी उस समय हिंसा में हुआ करते थे या आत्मिक आनंद में हुआ करते थे। अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कोई ऋषि महात्मा एक 100 दिन के बिना खाना खाए बैठे हुआ है, अब वो हिंसा में है या आध्यात्मिक खोज में है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। अब बताइए, गांधी राजनेता थे या धार्मिक थे? राजनेता थे या आध्यात्मिक थे? यही कहना मुश्किल है। इसे गांधी पहले आध्यात्मिक थे, उसके बाद राजनेता, उसके बाद राजनेता। अगला हेडिंग है पंथ निरपेक्ष राजनीति का विरोध। अपोजिशन ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स। अगर कोई पूछना हो तो आप बता दीजिए। अपोजिशन ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स। पहला, गांधी गांधी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गांधी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन का मूल आधार ही आध्यात्मिक है। गांधी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन का मूल आधार ही आध्यात्मिक है। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन, even base of entire thought of Gandhi, that is spiritual, and spiritual is base of social, political and economic। तो पूरा आधार ही आध्यात्मिक है। इसीलिए इसीलिए उन्होंने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। Therefore, for Gandhi, धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। धर्म और रिलीजन में फर्क है, धर्म की बात की, रिलीजन की बात नहीं की। रिलीजन का तो अलग मतलब है, धर्म का अलग मतलब है। तो धर्म को अत्यधिक महत्व दिया। और उनके अनुसार द बेसिक एलिमेंट ऑफ धर्म, धर्म का मूल एलिमेंट क्या है? पहला, ट्रुथ, सत्य। दूसरा, नॉन वायलेंस।
ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, नॉन पॉसेशन, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, अस्तेय। आप नॉन स्टीलिंग का मतलब चोरी न करना, अस्तेय। और सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। दीज आर 5 फाउंडेशन गांधीयन धर्म। तो अब फिर वही बात देखेंगे, गांधी की फिलॉसफी तो एक ही है, व्यक्ति ईश्वर की संतान है, और व्यक्ति ईश्वर की संतान है तो धर्म का मूल तत्व क्या है? सत्य, और सत्य ईश्वर एक जैसा है। अहिंसा, इसका दोनों मतलब मैंने बता दिया, यही तो 2 फाउंडेशन है गांधी के, सत्य और अहिंसा। दूसरा है नॉन पॉसेशन, अपरिग्रह। यानी जरा सोच के देखिए, इस पूरे भौतिकवाद का एक ही चिंता है, परिग्रह। परिग्रह एक चिंता है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे पैसा हो, चाहे चीजें, हम संग्रह करना चाहते हैं। अब संग्रह पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य का भरोसा नहीं है, बच्चों पर भरोसा नहीं है, किसी और पर भरोसा नहीं है, संग्रह। और आप याद रखिए, संग्रह जिसका करना चाहिए इसका नहीं कर रहे हैं। संग्रह क्या है? आत्मा का, जो छूटती चली जा रही है। और संग्रह किसका करने में लगे हुए हैं? भौतिक चीजों का। नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी का मतलब मानसिक, केवल चोरी का मतलब ऐसा नहीं कि कर्म से ही चोरी की है, विचारों से असत्य बोलना ये भी एक चोरी है, वैचारिक भी चोरी होती है। पेटेंट, पेटेंट की चोरी क्या है? वैचारिक। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कामनाओं वासनाओं का परित्याग। अच्छा, उन्होंने तो लिखा कि मैंने ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ किया ये नहीं बताया। एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में लिखा कि मैंने ब्रह्मचर्य का एक्सपेरिमेंट किया। और ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं होता शादी विवाह न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वासनाओं कामनाओं पर नियंत्रण करना। और वासनाओं कामनाओं पर नियंत्रण का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। आप ये बताइए, ये धर्म है या नैतिकता है? अगला पॉइंट, गांधी के धर्म की व्याख्या। गांधी के धर्म की व्याख्या नैतिकता और कर्तव्य की भांति है। His interpretation of religion, dharma is like morality and कर्तव्य, ड्यूटी। इसीलिए इसलिए कोई भी व्यक्ति इस धर्म से पृथक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति धर्म से पृथक नहीं हो सकता। जबकि आप देखेंगे, और ये खास बात थी, धर्म को माना, अध्यात्म को माना, उनका समाज के जीवन ही धर्म और अध्यात्म है। अच्छा, आप याद रखिए, ये भारत का चिंतन शुरू से रहा है। ये टॉमस पेंथम ने भी कहा कि धर्म केंद्र है। मानव धर्मशास्त्र से लेकर विवेकानंद पर आप आ जाइए तो वो भी कहेंगे यही बात। विवेकानंद का हर जीवन का, हर राष्ट्र का एक मूल आधार होता है, भारत का वो धर्म है। जब धर्म को आप हटा देंगे, भारत में कुछ बचेगा नहीं फिर। उनका हर राष्ट्र का कहीं ना कहीं बेसिक एलिमेंट होता है। और और धर्म का, अगर गांधी का धर्म नैतिकता है, तो गांधी के धर्म का मूल सारांश यही है, जो पीर पराई जाने हो रही।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा ने सम नहीं अदमाई। तो जो गांधी का धर्म है वो नैतिकता है। आज जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ धर्म का इतना प्रभाव था, नैतिकता का कितना प्रभाव था। अब हम ये कहें कि नहीं नहीं, नैतिकता का धर्म, नैतिकता और राजनीति अलग अलग चलेगी, तो नैतिकता और राजनीति अलग अलग चलेगी, सब कुछ नैतिकता से अलग हो जाएगा। इसलिए आपको हम याद दिला दें, आज जो हम दूध पी रहे हैं इट इज हाईली कंटोमिनेटेड। आज जो हम सब्जी खा रहे हैं बहुत ही जहरीली है। आज हर चीज में मिलावट है। हम अपेक्षा ये करते हैं कि दुकानदार नैतिक होगा, पॉलिटिशियन नैतिक नहीं होगा। यही तो पश्चिम ने सिखाया है, राजनीति अलग है, नैतिकता अलग है। अरे भाई, नैतिकता हमने छोड़ दिया, मानव होंगे या पशु होंगे? मानव का मूल क्या है? सत्य। मानव का मूल सत्य है। और जिस दिन हमने नैतिकता छोड़ दिया उसके बाद तो पशु से ज्यादा हमारा कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए जो मानव जीवन का मूल आधार है उससे आप समाज से अलग कैसे कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था से अलग कैसे कर सकते हैं? राजनीति से अलग कैसे कर सकते हैं आप? और इसलिए जब नैतिकता विहीन राजनीति हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि समाज में हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें बढ़ रही है आगे। भाई, राजनेता रोल मॉडल क्या हो गया है? जो भौतिक रूप में बहुत संपन्न लोग हैं वही हमारे समाज में रोल मॉडल बन गए हैं। तो आप समाज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है, जो हमने अपना लिया, फिर हमने क्या कहा? धर्म और अलग होगा, राज्य अलग होगा, राजनीति अलग होगी। गांधी ने हमेशा कहा, अगर धर्म को राज्य से आपने अलग कर दिया, इसका मतलब राज्य सरकार से नैतिकता अलग हो, पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो इसके बड़े विरोधी थे। सेकुलर पॉलिटिक्स को तो कभी नहीं मानते थे। तो उनसे ये पूछा गया, भाई ये बताओ कि भारत में तमाम धर्मावलंबी है, जब धर्म की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, वैसे गांधी ने कहा, भाई हमारे धर्म का मतलब कोई विशेष धर्म तो है नहीं, सब लोग अपने अपने धर्म को माने। गांधी कहा करते, धार्मिक होना अच्छी बात है, बजाय धर्म छोड़ना। भाई धार्मिक कोई होगा, नैतिक होगा। और उनके हिसाब से देखिए, गांधी कभी गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते थे पहला, मंदिर मस्जिद जाते हुए कम देखते। दूसरा, लेकिन एक बात कहा करते थे, मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ, प्रार्थना के बिना नहीं। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का मूल आधार है और भोजन भौतिक शक्ति का। इसे गांधी आत्मिक रूप में बहुत शक्तिशाली थे और गांधी ने शायद आज की पूरी दुनिया के लिए एक समाधान दे दिया है। आज पूरी दुनिया के लिए देखे, उदारवाद हमने फिर पहले इसी बात से डिबेट शुरू किया था। उदारवाद ने क्या फैला दिया? नास्तिकता। और जरा सोच के देखिए, आम आदमी इतना विवेकशील नहीं होता। विवेकशील के बाद उसमें विजडम का विकास हो जाए तब तो अच्छी बात है। और केवल 1% लोग होते हैं। अन्यथा आप लोगों को बांध कैसे सकते हैं? धर्म से। धर्म से नैतिकता हम बांध सकते, धर्म ही सामाजिक व्यवस्था से बांध सकते हैं। अब पुलिस से बांध के दिखा दीजिए हमें, पुलिस लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। धर्म से समाज ही बदल सकते हैं। कैसे? भाई, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है वो गरीब लोगों के लिए दान करें। लोगों को धर्म के हिसाब से पूरे इंडिया को आप चला सकते हैं। तो मुझसे यही पूछा कि भाई भारत में बहुत धर्मावलंबी है, तो सर्वधर्म संभाव ये विचार अपनाइए, पंथ निरपेक्षता नहीं। पंथ निरपेक्षता क्यों नहीं मानते थे वो? बहुत बड़ा कारण था उसका। अगला पॉइंट, इसलिए गांधी का धर्म रिलीजन से अलग है। गांधीयन धर्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन इन द वेस्ट। वो रिलीजन से अलग है। अब रिलीजन का हिंदी अनुवाद पंथ कर लीजिए। इसलिए यह उपासना पद्धति नहीं है। रिलीजन, धर्म इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग। यह उपासना पद्धति नहीं है। देखिए, रिलीजन में 3 बातें ली जाती हैं। एक तो कोई आपका उपासना का स्थान होना चाहिए, मंदिर मस्जिद। उपासना ग्रंथ होना चाहिए, उपासना ग्रंथ होना चाहिए। और किसी न किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा में आपका विश्वास होना चाहिए। रिलीजन डिनोट्स 3 थिंग्स। धर्म में ऐसा नहीं है।
धर्म तो प्रकृति का नियम है कि प्रकृति मानव होने का मतलब क्या है, यही धर्म है। इसे गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, पश्चिम से धर्म का मतलब बहुत व्यापक है। रिलीजन का मतलब उपासना पद्धति है, किस धार्मिक स्थान पे आप जाते हैं, किस ईश्वर की पूजा करते हैं और कौन से धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये तो इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें तो इसकी बात ही नहीं की जा रही है। इसलिए अगला पॉइंट, और उनके अनुसार पंथ निरपेक्षता का विचार पंथ निरपेक्षता का विचार पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता की देन है। The notion of secularism is emerged because of the materialist culture of the West. पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता का परिणाम है, जिसे आधुनिक सभ्यता कहा जाता है, which is considered as a modern civilization. जैसे आधुनिक सभ्यता कहा जाता है। और हिंद स्वराज में हिंद स्वराज में लिखते हुए गांधी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता शैतानी सभ्यता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बारबेरिक, इनह्यूमन। आधुनिक सभ्यता शैतानी सभ्यता है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से भी अधिक घातक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से भी अधिक घातक यह आधुनिक सभ्यता है। Modern civilization is more dangerous than imperialism and colonialism. देखिए गांधी ने ये बहुत बड़ी बात की है, यानी आधुनिक सभ्यता उपनिवेशवाद से भी ज्यादा घातक है, साम्राज्यवाद से ज्यादा घातक है। तो आखिर में आधुनिक सभ्यता में ऐसा क्या हुआ? देखिए हिंद स्वराज में उन्होंने इस बात की बड़ी अच्छी विवेचना की है। और आप जानते हैं कि जब इंग्लैंड हमारे यहाँ शासन करने आए तो उन्होंने एक विचार दे दिया, व्हाइट्समैन बर्डन, हम बड़े सभ्य हैं। तो गांधी जब इंग्लैंड में गए तो गांधी ने कहा, भाई ये बताओ तुम लोग सभ्य अपने आप को क्यों कहते हो? उनका देखो तुम बैलगाड़ी चलते हो, हम रेल से चलते हैं। और तुम भाई पहली बार इंग्लैंड के पास मशीनें आई। भाई व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? जो हमने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, यही तो हुआ। पहले उद्योग आया, शहर आए, पूंजीवाद आया, लोकतंत्र आया, ये आधुनिक सभ्यता की बात आई। इसलिए कहते आधुनिक सभ्यता के जितने परिणाम है गांधी सबकी आलोचना करते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से अब देखिए, आधुनिक सभ्यता ने क्या बताया? मानव असीमित उपभोक्ता है पहला। भाई दिस इज क्रक्स ऑफ मॉडर्न सिविल। पहला, व्यक्ति भौतिक है, ईश्वर आत्मा परमात्मा से मतलब तो है नहीं। व्यक्ति सब कुछ, बंधन खत्म हो गए, प्रतिबंध खत्म हो गए, आजादी मिल गई। नैतिकता धर्म को पीछे कर दिया, उपभोक्तावाद बढ़ा दिया। और आप देखिए ऐसी ऐसी मशीनें पैदा कर दी जिससे न केवल मानवीय संबंध खत्म हुए, प्रकृति का भी विनाश हो गया। अब जरा सोच के देखिए, 100 साल पहले, यकीन मानिए, अगर गांधी कोई पश्चिमी विचारक रहे होते
तो शायद गांधी के लोग बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विचारक सिद्ध हो जाते हैं। वैसे भी एशिया अफ्रीका की तीसरी दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति गांधी है जिसकी मूर्तियां दुनिया के इतने शहरों में है, किसी की भी नहीं। खास बात है, आज भी आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएंगे, पश्चिम में किसी एक व्यक्ति की मूर्ति अगर सबसे ज्यादा आपको मिलेगी तो नो बडी अदर देन गांधी। गांधी ने पहले से भाप लिया था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही? भोक्तावाद, शहर गांवों के बीच का अंतर, अपराध की मात्रा, राजनीतिक अपराधीकरण। जरा सोच के देखिए, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन मैनेज नहीं हो पा रहा है। हर चीज क्राइसिस में आज है, समाज में, अर्थव्यवस्था में अस्त व्यवस्था इतनी बढ़ गई है दोस्तों, मतलब यकीन मानिए समाज इस तरीके से। मैं गांव में गया, छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास में इस रास्ते पे हैं कि मतलब हमने तो ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा समाज आ जाएगा। और दिल्ली में वेरी डेंजरस टू लिव इन दिल्ली। आप किसी कोई बच्चा आपका मोबाइल छीन के भाग, जिसके पीछे जाइएगा मत, ब्लेड रखा हुआ है, मोबाइल चला गया अच्छी बात है, हाथ कान मार देगा तो जीवन भर खतरा हो जाएगा। क्यों हम बच्चे को दोष दें? हमने आधुनिक सभ्यता ऐसी बना दी। गांधी ने पहले कह दिया था ना ना ये तो सब विनाश कर देगी। आधुनिक सभ्यता में क्या हुआ? सब चीज का कंसंट्रेशन। आपको हैरानी लगती, धार्मिक गुरु दिल्ली में रहेंगे, पढ़ाई केंद्र दिल्ली है, व्यवसायिक केंद्र दिल्ली है, राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, और हमारे यहाँ कोई शहर नहीं बचा क्या? गांव में क्या होगा? न गांव रहे न शहर रहा, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। और आज उदारवाद पे ही लोग सवाल उठा रहे, लोग कहते हैं ना ना भाई उदारवाद ठीक नहीं है। आज बताइए, जहां दुनिया इतनी बेचैन है, बेचैन दुनिया को शांति चाहिए, अध्यात्मवाद चाहिए, योग चाहिए, या भौतिकता चाहिए? भौतिकता से दुनिया का समाधान नहीं है। और आज तो पश्चिम के बहुत सारे लोग, नॉर्वे का फिलोसफर अर्नेनेस, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर ने किताब लिखा, रे भाई गांधी ने सही कहा था, बड़ी बड़ी चीजें मत बनाओ। आज दुनिया में बड़े बड़े बांध का बड़ा विरोध है, जितने बड़े बड़े बांध बन गए सब सिल्टेशन कारण प्रॉब्लम में आ गए। इसे याद रखिए, गांधी पहले ही प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। आगे देखिए, भौतिकवाद बढ़ गया, नास्तिकवाद बढ़ गया। भौतिकवाद में मानव की चैन नहीं है दोस्तों, चैन नहीं है, शांति कहां ढूंढेंगे? और भारत में क्या हुआ? पंथ निरपेक्षता के नाम पे सांप्रदायिकता ही तो बढ़ी। कौन सेकुलर है बताइए? तो हमें ईमानदारी से क्यों न मान ले हम धार्मिक हैं, धर्म का सही पालन करें? सेकुलर सेकुलर सेकुलर, लिखने की बात। गांधी जी जिस समय कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 3 बेकार लोग आएंगे आधुनिक सभ्यता से, पहला रेल, दूसरा वकील, तीसरा डॉक्टर। गांधी ने, थैंक्स गांधी, ही नेवर पॉइंटेड आउट फॉर टीचर्स। उन्होंने कहा था आधुनिक सभ्यता की 3 बेकार चीजें हैं, उसके अलावा और भी बेकार चीज। चौथा है राज्य, पांचवा उपभोक्तावाद। बेकारी बेकार, आधुनिक सभ्यता ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया। इसे तो गांधी से पूछा गया, बताओ गांधी तुम्हारी सभ्यता कैसी होगी? गांव का संघ होगा, ग्राम राज्य होगा, स्वराज्य होगा। ऐसा गांधी भारत बनाना चाहते थे। यदि पंचायती राज के द्वारा कुछ हिस्सा में आगे चल रहे हैं, तो अगला पॉइंट, अगला गांधी ने अभी आपने देखा गोगोई कह रहे थे, कह रहे भाई और जज बनाओ, और जज बनाओ, हमें मामला निपटारा करना है। कितना भी जज अपॉइंट कर देंगे आप, मामला निपटारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोगोई साहब एक काम नहीं कर सकते, वकीलों को ठीक नहीं कर सकते। गांधी खुद वकील थे, बहुत अनसक्सेसफुल वकील थे, वकीलों के बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा वकील जिस गांव में हो जाए, झगड़ा न होता हो तो हो जाएगा, और डॉक्टर के पास चले जाए, बीमारी न हो जाएगा, बीमारी न हो तो आपको कर देगा वो। इसलिए ये क्या है दोस्तों, लिख लीजिए। तो हिंद स्वराज में
गांधी तो और कौन होगा? हिंद स्वराज में गांधी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता का सबसे नकारात्मक प्रभाव रेल, डॉक्टर और वकील हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, रेल, एडवोकेट एंड डॉक्टर्स। अच्छा, पूछेंगे रेल के विरोधी क्यों थे? तो हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा क्योंकि उनको लगता था अगर रेल आ गई इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो हो सकता है बहुत समस्याएं यहाँ पे आ जाए। वैसे कारण उन्होंने बताया नहीं था। उनसे पूछा कि भाई तुम रेल, आप गांधी जी आप रेल का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका रेल से खाद्यान्न एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो महामारी अकाल उत्पन्न होगा, पहला बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएंगे, दूसरा, जबकि सही कारण नहीं था। रेल का विरोध करते थे कहीं न कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लगता था रेल आ गई तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। लेकिन दोस्तों जिस गांधी ने रेल का विरोध किया था उसी गांधी की जमीन पे बुलेट ट्रेन आ रही है। गांधी प्रासंगिक हैं अप्रासंगिक हैं? अब ये विचार का सवाल है। इससे भी बढ़कर अगला पॉइंट, उस समय अपराधीकरण था ही नहीं। बता रहे हैं, अभी तो बताएंगे, सब बात बताएंगे आपको। अगला पॉइंट, अभी राजनीति अलग से बताएंगे आपको, पॉलिटिक्स अलग से बताएंगे। क्या लिखा आपने? देखिए इससे भी बढ़कर अगला पॉइंट, इससे भी बढ़कर गांधी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता के द्वारा संपत्ति का केंद्रीकरण किया गया। संपत्ति का केंद्रीकरण किया गया जिससे समाज में हिंसा स्वाभाविक है। संपत्ति का केंद्रीकरण किया गया जिससे समाज में हिंसा स्वाभाविक है। वायलेंस इन सोसाइटी इज रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू। संपत्ति का केंद्रीकरण किया जिससे हिंसा स्वाभाविक है। और गांधी के ये विचार आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। जहां समूचे विश्व में पूंजीवाद के दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। इंटायर वर्ल्ड इज विटनेसिंग द बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटलिज्म। जिससे समूचे विश्व में पूंजीवाद के दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। और अर्ने, जो नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं, अर्ने नैस का पर्यावरणवादी विचार, ब्रैकेट में डीप इकोलॉजी, अर्ने नैस के पर्यावरणवादी विचार, ब्रैकेट में डीप इकोलॉजी,
तथा शूमाकर। शूमाकर, माइकल शूमाकर नहीं, वो F1 वाले नहीं। शूमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शूमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल स्मॉल और इज ब्यूटीफुल में गांधी की उन चिंताओं को पुनः दोहराया जिससे समाज में उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। Now consumerism is rising in society, and that was pointed out by Arne Næss from Norway, Schumacher, small is beautiful। इसका मतलब है औद्योगिकरण ने एक ही बात सिखाई, बड़े उद्योग, बड़े कारखाने, बड़ी मशीनें। बड़े उद्योग, बड़े कारखाने, बड़ी मशीनों के सीधे दुष्परिणाम आ रहे हैं। और एक बात याद रखिए, क्या आज की दुनिया में जो हथियारों का, जो सबसे बड़ा बाजार हथियारों का है, आज की दुनिया में हथियारों का व्यापार, बाजार का व्यापार, ऐसी ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो शायद मानवीय समाज के लिए उपयोगी नहीं है। ये आधुनिक सभ्यता की देन ही तो है। तो अब बताइए, जरा सोच के देखिए, स्पिरिचुअलिज्म, धर्म ने मानवता के लिए ज्यादा योगदान दिया है या आधुनिक सभ्यता ने? आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणाम ही आपको दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे ना आधुनिक सभ्यता तो आजादी दिया, लोकतंत्र दिया। गांधी ने भी दिया आजादी, लोकतंत्र, बल्कि ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि दुनिया की तमाम रिपोर्ट ये बता रही हैं आज भी जीवन में दुनिया में बड़ी विषमता। 80% जो दुनिया की आबादी है उनके पास जीवन को बेहतर चीजें नहीं है, केवल 20% पास लोगों के पास है, और आप पूरी दुनिया को आजादी मिल गई। अब यूएनडीपी की रिपोर्ट आप देखिए, दुनिया विषमता, महामारी, संघर्ष, और ये पूरी प्रवृत्ति किसने, भौतिक संपत्ति ने पैदा की। क्योंकि कैपिटलिज्म ने एक ही बात सिखाया, उत्पादन करिए, फायदा कमाइए, फायदा कमाइए, और यही चिंतन समाज का विनाश करेगा। समाज फायदा कमाने के लिए नहीं है, प्रकृति फायदा कमाने के लिए नहीं है। और प्रकृति में वो ध्यान से आप देखिए, प्रकृति में कोई व्यापार है ही नहीं है। इसलिए शायद पुराने फिलोसफर हमारे एरिस्टोटल को भी पढ़ते हैं थिंकर्स में, तो वो लोग भी कहा करते थे कि नहीं, आप उत्पादन बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, बस भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होना चाहिए। जब उत्पादन बेचने के लिए होगा तो निश्चित तौर पर आप प्रकृति के साथ अन्याय करेंगे। अब वो ध्यान से देखिए, प्रकृति कोई भी चीज आपको देखती है उसकी कीमत नहीं लेती। दिन भर में कितनी सांस ले लेते हैं ऑक्सीजन, भाई प्रकृति ने उसका बिल भेजा कभी आपको? अब जाइए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगवा लीजिए, तुरंत पैसा चार्ज कर लेता है। सूरज रोशनी फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी, हाँ हम बेचेंगे उसको, जरूर पैकेजिंग कर लेंगे। इसे सच मानिए, पहले पूरा जीवन हमारा प्राकृतिक था। अब हर चीज में क्या है? पैसा, प्रॉफिट, एडवांटेज। इसलिए गांधी ने, इसलिए आधुनिक सभ्यता ने मानव को ऐसी कलाकारियां सिखा दी कि शायद हम प्रकृति की नुकसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए गांधी का विचार 100 साल पहले प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद ज्यादा समस्या का समाधान दे पा रहा है, गांधीवाद? अगला हेडिंग है गांधी की राज्य का विचार, द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गांधी।
गांधी के राज्य का विचार, ब्रैकेट में दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, गांधी के राज्य का विचार दार्शनिक अराजकतावादी। एक बात आप ये देखिए, गांधी की फिलोसफिकल बातें हमें नहीं भूलना है, उसी सारा चिंतन आगे बढ़ता है। तो अब अगर गांधी के दार्शनिक चिंतन की बात करिए, गांधी के फिलोसफिकल थॉट की बात करें, तो व्यक्ति भौतिक है या नैतिक? नैतिक है। ईश्वर की संतान है या नहीं? इवन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ, इवन देयर डिवाइन, वो मॉरल है, नैतिक है। अब जरा सोच के देखिए, अगर हर व्यक्ति, अब जरा सोच के देखिए, हर व्यक्ति ट्रुथ का पालन करे, हर व्यक्ति नॉन वायलेंट हो जाए, हर व्यक्ति संग्रह करना छोड़ दे, और हर व्यक्ति भावनाओं वासनाओं के बजाय अगर आत्मिक नैतिक शक्ति का विस्तार करे। अब जरा सोच के देखकर हर व्यक्ति ऐसा हो जाए तो हर व्यक्ति कौन होगा? गांधी होगा। हर व्यक्ति गांधी होगा। तो जब हर व्यक्ति गांधी होगा तो गांधी के बीच कहां लड़ाई होगी? इसका मतलब है अगर हर व्यक्ति गांधी होगा तो इसका मतलब हर व्यक्ति क्राइस्ट जैसा होगा, हर व्यक्ति मदर टेरेसा जैसा होगा, हर व्यक्ति अन्ना हजारे जैसा होगा। अब जो लोग ऐसे होंगे तो लड़ाइयां होंगी या प्रेम होगी? प्रेम होगा तो पुलिस स्टेशन की आवश्यकता क्या होगी? एक बात याद दिला दें, बहुत फिलोसफिकल इसमें रिलेशन है। अगर आप मान लेते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है, अगर हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है, तो इसका मतलब है व्यक्ति में लड़ाइयां होगी, और व्यक्ति में लड़ाइयां होगी तो विवाद के निर्धारण कोई संस्था भी चाहिए। एंड बट इज स्टेट एंड गवर्नमेंट? स्टेट एंड गवर्नमेंट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी। राज्य सरकार क्या है? विवादों का समाधान करने के लिए तो है। अब जरा सोच के देखिए, मानव का जो गांधी ने आध्यात्मिक और नैतिक स्वभाव बताया, इसमें विवाद की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो राज्य सरकार आवश्यक होगा या अनावश्यक होगा? मैं बात को सीधे शब्दों में कहें, पुलिस स्टेशन क्यों बना हुआ है? झगड़े होते हैं। और पुलिस स्टेशन है, इसका मतलब लोग आपस में लड़ते हैं। और न्यायालय क्यों बना हुआ है? झगड़े होते हैं। तो सवाल यह है, अगर व्यक्ति नैतिक होगा, आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, तो झगड़ा होगा या प्रेम होगा? तो जब झगड़ा नहीं प्रेम होगा तो उसके ऊपर नियंत्रणकारी संस्था की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? राज्य आवश्यक है अनावश्यक? इसे जरा सोच के देखिए, हमने से किस शब्द का प्रयोग किया? दार्शनिक अराजकतावाद। दो शब्द है। जब कहते हैं अराजकतावाद, अराजकतावाद का शाब्दिक मतलब है जहां राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, लैक ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब जहां राज्य सरकार नहीं होगी, इसका मतलब न पुलिस होगा न आर्मी होगी, न पुलिस होगा न आर्मी होगी। इसका मतलब है देयर इज नो रेगुलेटिंग बॉडी, व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रणकारी संस्था नहीं होगी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रेगुलेटिंग बॉडी ओवर ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रणकारी संस्था नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, यानी देयर इज नो रेगुलेटिंग बॉडी ओवर ह्यूमन बीइंग। और जब नियंत्रणकारी संस्था नहीं होगी तो आप याद रखिए, इसका मतलब व्यक्ति पूर्ण रूप में आजाद होगा। इससे ज्यादा आजादी कहां मिलेगी? इसे याद रखिए, न जेल होगा, न पुलिस होगी, न हथकड़ी होगी। अराजकतावाद का मतलब ये है। अच्छा, अराजकतावाद का एक शाब्दिक, जो कई बार हम ऐसे चलता हुआ ले लेते हैं, अराजकतावाद का मतलब क्या है? भीड़ हो जाना, भगदड़ हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। दैट इज अ लेमैन्स मीनिंग ऑफ
एनार्किज्म। एनार्किज्म का टेक्निकल मतलब होता है राज्य सरकार का भाव, इससे अराजकतावाद है। लेकिन राज्य सरकार का भाव क्यों होगा, मूल कारण क्या है? फिलोसफी डील्स विथ इसेंस, उसका मूल कारण क्या है, मौलिक कारण क्या है? तो चूंकि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा तो राज्य सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात तो अब समझ में, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि नहीं? अब देखिए, गांधी कभी राज्य के बारे में आ जाए और कभी दार्शनिक अराजकतावाद के बारे में आ जाए, या कभी कभी एक शब्द का और प्रयोग होता है, पैसिफिस्ट एनार्किस्ट, शांतिवादी अराजकतावादी। गांधी का विचार टॉलस्टॉय से प्रभावित था। गांधी ने कहा भी है, इसलिए उन्होंने बौद्धिक ईमानदारी हमेशा बरती, भाई जो विचार जहां से लिया है बता दिया। और इसलिए कहा भी देयर इज नथिंग लाइक गांधीज्म, गांधीवाद जैसे कोई चीज है नहीं, बाद में बन गया। अब जो बात ध्यान से देखेंगे कि अगर ये दार्शनिक अराजकतावाद का मतलब है, गांधी के विचार में कभी आ गया, तो क्या क्या एलिमेंट आप लिखेंगे प्रश्न में? पहले तो आप बता देंगे जो अभी हमने बताया कि दार्शनिक अराजकतावाद के मतलब क्या है, पहले आप ये बात बता देंगे। दूसरी बात आप बताएंगे, गांधी कैसे आधुनिक राज्य का विरोध करते हैं, मॉडर्न स्टेट। और वो मॉडर्न स्टेट जो उन्होंने इंग्लैंड में जाके देखा था और भारत में उसका स्वरूप देखा था। तो जो लिखने के तरीके, क्या क्या एलिमेंट उत्तर में आने चाहिए। वाई ही अपोज द मॉडर्न स्टेट, उन्होंने इसका अपोजिशन क्यों किया था, पहला। और उनकी कल्पना क्या थी? गांधी वॉज आइडलिस्ट, आदर्शवादी थे। उनकी कल्पना थी राम राज्य की। तो क्या राम राज्य बन पाया? तो राम राज्य तो नहीं बन पाया, लेकिन जो बन पाया वो पंचायती राज। तो याद रखिए, गांधी का राज्य का विचार आ जाए तो तीनों बातें हम लिखेंगे। तो पहला हमने बता दिया, दार्शनिक अराजकतावाद का मतलब क्या है। नहीं, अराजकतावाद का मतलब राज्य नहीं होगा। राज्य क्यों नहीं होगा, वही दार्शनिक है। बेसिक कारण क्या है, कारण मैंने बता दिया। अब जरा वहां शुरू करिए। पहला, वो आधुनिक राज्य के इतने बड़े विरोधी क्यों थे? अगला, वाई अपोज दिस मॉडर्न स्टेट। उन्होंने, अच्छा एक बात तो हमेशा, अच्छा आधुनिक राज्य भी आधुनिक सभ्यता की परिणाम है। ये राष्ट्र राज्य का विचार आधुनिक सभ्यता ने दिया है, मेटलिस्ट। उन्होंने आधुनिक राज्य की आलोचना करते हुए कहा, while criticizing the modern state, he said that कि यह हिंसा की संगठित मशीन है। इट इज अ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ वायलेंस। अवस्था हिंसा का संगठित उपकरण है। अच्छा बताइए, हिंसा का प्रयोग गांधी में नहीं होना चाहिए, और हिंसक व्यक्ति हो जाए तो खराब है। लेकिन व्यक्ति हिंसा करेगा तो एक व्यक्ति कर रहा है। राज्य का हिंसा का संगठित मशीन, पुलिस क्या है, सेना क्या है, ये व्यक्ति है, संगठन है। स्टेट का दूसरा नाम ही होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। यानी अपने राज्य बना दिया है हिंसा का संगठित। और गांधी ने उस हिंसा का महसूस भी किया था। अंग्रेज तो दो चार लाठी ठोंक के चले जाते थे। गांधी कहते यार ये देखो, ये जब आते तब डराए, गोली चला के निकल गए। जलियांवाला बाग कांड में, जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ था, हिंसा हुआ था, संगठित हिंसा हुई थी, संगठित हिंसा हुई थी। इतना ही नहीं, अगला पॉइंट, तो बस एक बात समझिए, जब भी किसी शब्द को देखते हैं ना, ध्यान से उसके मतलब ही समझने, रटने का प्रयास नहीं करते। ऑर्गेनाइज फॉर्म टू मेक अ वायलेंस। और एक बात तो है,
हिंसा किसी मशीन गांधी समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? याद रखिए, प्रेम की आवश्यकता है हिंसा की। एक ही बात को, एक ही शब्द को आप कितना आगे बढ़ा दिए आपकी मर्जी है। बस अगर राज्य हिंसा करता है, वो पशु है या राज्य है? वो गधा है या राज्य है? ऐसे गधे को रखेंगे, ठोकर मार के निकाल देंगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। गांधी के अनुसार अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार राज्य आत्मा विहीन मशीन है। एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा, राज्य में आत्मा नहीं होती है। आत्मा किसमें होती है? व्यक्ति में। इसका सीधा सा मतलब है, व्यक्ति के ऊपर आप कोई मशीन लगा देंगे, मशीन में आत्मा होती ही नहीं। जिसमें आत्मा आत्मा नहीं है, संवेदना नहीं है, उसको आपने कह दिया मानव जीवन का नियंत्रण करो, वो नियंत्रण करेगी, कुंडली मार के बैठ जाएगी। और गांधी ने तो यहां तक कहा, ये ऐसी राज्य कुंडली वाली मशीन है, ये ऐसा सांप के कोयल की तरह है, लपेटती चली जाती है और फंसते चले जाते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, राज्य में आत्मा नहीं होती। बिहार में इतने बच्चे मर गए। आत्मा होती तो, आत्मा तो मां में है, आप में है, हम में है। इसलिए हम ऐसी किसी आत्मा रहित मशीन को नहीं रखेंगे। हम आत्मा को महत्व देंगे, स्पिरिचुअलिज्म। आत्मा रहित मशीन को नहीं। और जिसमें आत्मा नहीं है, संवेदनशीलता नहीं, आत्मा नहीं, नैतिकता नहीं है। अब आत्मा नहीं, जिसको यहीं ठोक देगी वहीं ठोक देंगे। अच्छा, जब राज्य के द्वारा धुनाई की जाती है तो देखिए, जो एक बार जो राज्य की लाठी खा गया दोस्तों, पूर्वा हवा चलता है तो मीठा मीठा दर्द होता है। इसका मतलब है, आप कहेंगे यार गांधी बाबा ने कल्याणकारी राज्य का विचार नहीं देखा था क्या? सच मानिए, कल्याणकारी राज्य पर गांधी का बहुत चिंतन नहीं है, और गांधी समझ नहीं पाएगा राज्य कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन गांधी से पूछा गया, गांधी भाई बताओ यार, आधुनिक राज्य लोकतांत्रिक हो गया, गांधी तुम कह रहे हो कि आत्मारहित मशीन है, केवल पीटता है, अरे चुनाव भी होते हैं, बस सब बेकार है ये। और लोकतंत्र पे तो अलग से आएंगे हम, राज्य को पूरा कर ले। अगला पॉइंट, गांधी ने आधुनिक राज्य को भी आधुनिक सभ्यता का परिणाम माना। गांधी ने आधुनिक राज्य को भी आधुनिक सभ्यता का परिणाम माना। इट इज एन आउटकम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और इसीलिए इसमें भी शक्तियों का केंद्रीकरण है। शक्तियों केंद्रीकरण अंडरलाइन। Therefore, it also concentrates the power. इसलिए इसमें भी शक्तियों का केंद्रीकरण है। और गांधी का आदर्श विचार राम राज्य का विचार है। गांधी का आदर्श विचार राम राज्य का विचार है, जहां न पुलिस होगी, न सेना की कोई आवश्यकता होगी। Where there is no need of army, police। अच्छा लगता नहीं कि मार्क्स की तरह गांधी भी रोमांटिक हो गए। अब देखिए, आदर्शवादियों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे मार्क्स भौतिकवादी था, लेकिन जाते जाते वही रोमांटिक हो गया कि साम्यवाद साम्यवाद। प्लेटो हम पढ़ेंगे, आइडियल स्टेट। गांधी राम राज्य,
अच्छा एक बात याद रखिए, राम कोई व्यक्ति है या प्रकृति है? राम का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब सत्य। इसे तुलसीदास ने राम राज्य के बारे में, राम का राज्य सत्य का राज्य, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया जो सबसे श्रेष्ठ युग होगा वो सत्ययुग होगा, एज ऑफ ट्रुथ। और राम राज्य के बारे में तुलसीदास ने कहा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य दुख कहूं नहीं व्यापा। देयर इज 3 काइंड ऑफ सफरिंग इन आवर लाइफ, 3 काइंड ऑफ सॉरो। दैहिक फिजिकल, सर्दी जुकाम मलेरिया खाज खुजली हैजा, दैहिक दुख। भौतिक दुख, बेरोजगारी, शादी ब्याह न होना, पार्टनर का न मिलना, भौतिक दुख है। टिफिन का खाना अच्छा ना आना, भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक। दैविक का मतलब है फेनी आ जाना, वायु आ जाना, प्राकृतिक आपदा आ जाना। इसमें से कोई दुख राम राज्य में नहीं होगा। और आप याद रखिए, इस प्रकृति का, इस कलयुग का सबसे बड़ा दुख क्या है? बेटे पिता के सामने मर रहे हैं। कलयुग की तरफ से आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी सभ्यता अर्जित कर ली, ध्यान से आप देखिए, अब इतने बच्चे मर गए, भाई पहले पिता जाना चाहिए या पहले बच्चे जाने चाहिए? दिस इज ए साइन ऑफ कल युग। असत्य का युग है दोस्तों, ये असत्य का युग है। अब कलयुग आ गया, अब आप देखें कैसे अनाचार अत्याचार हद मचा हुआ। असत्य, असत्य ही प्रभावकारी है। इसे एक बात याद रखिए, आप मानवीय जीवन में, हम इथिक्स पढ़ते क्यों हैं दोस्तों? आप मानवीय जीवन में कुछ भी कर लीजिए, गुड गवर्नेंस अपना लीजिए, ट्रांसपेरेंसी अपना लीजिए, सिटीजन चार्टर ला लीजिए, रूल ऑफ लॉ ला दीजिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना दीजिए, सीबीसी ला दिए, सीबीआई ला दीजिए। एक बात जब तक आप नहीं लाएंगे, समाज कभी ठीक नहीं हो सकता। मानव को नैतिक बना दीजिए, बाकी सब बातें ठीक हो जाएंगी। ये बात है। और हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम समाधान वहां ढूंढ रहे हैं यहाँ समाधान मिलेगा नहीं दोस्तों। कर लीजिए, कर लीजिए। गांधी प्रासंगिक है अप्रासंगिक है? अगला पॉइंट, एक लाइन, बस एक लाइन, उसके बाद कल डेमोक्रेसी पर बातचीत करेंगे। अगला, गांधी ने बाद में यह स्वीकार किया कि राम राज्य का विचार अत्यधिक आदर्शवादी है। द नोशन ऑफ राम राज्य इज हाईली आइडियलिस्टिक, रोमांटिक एंड मॉरल। राम राज्य का विचार अत्यधिक आदर्शवादी है, इसलिए व्यवहार में पंचायती राज का विचार लागू होगा। Therefore, in practice, we can utilize the पंचायती राज। और ये पंचायती राज कैसा होगा? अगला हेडिंग चेंज के लिए, लोकतंत्र का विचार। गांधी के लोकतंत्र का विचार, लेकिन कल हेडिंग आप यूज कर लीजिए, गांधी एन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी।